हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होगा। बेटा पेपर आपका बहुत बढ़िया गया होगा। तो आज के पेपर की आंसर की आपको बताने वाले हैं हम। तो अपना अपना स्कोर आप चेक कर सकते हैं, कितना स्कोर आज के पेपर में आपने किया है। वैसे हमारे हिसाब से पेपर अच्छा था, आसान भी नहीं कहेंगे इसको। क्यों फारूक सर, कैसा था पेपर? क्या कहना चाहेंगे? पेपर तो जो था कि अगर आपने पढ़ा था तो अच्छे मार्क्स आप गेन करेंगे, और अगर आपने हमारा चैनल देखा है, वीडियो देखी होंगी, तो बिल्कुल आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो फारूक सर, पहला ही क्वेश्चन केमिस्ट्री से है। ये लो, पहला ही क्वेश्चन केमिस्ट्री से है। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा। इसमें एक रिएक्शन दे रखी है जिंक और H2SO4 की, ZnSO4 और हाइड्रोजन निकल रहा है। इसका आंसर जो है वो है बी। ठीक है, इसका आंसर जो है बी है, एक्वस और गैस। तो बेटा सेकंड क्वेश्चन आपका है, इन द गिवन डायग्राम ऑफ अ स्टोमेटा का बेटा एक डायग्राम दिया हुआ है। 1 2 3 4 लेबलिंग इसमें पूछी है बेटा। इसका आंसर आपका होने वाला है बेटा बी, क्योंकि देखो 1 पे न्यूक्लियस है, सेकंड पे क्लोरोप्लास्ट है, थर्ड आपका वैक्यूल जा रहा है एंड फोर्थ गार्ड सेल जा रहा है। चलो बेटा थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी बेटा आपका केमिस्ट्री से है। फारूक सर बताएंगे इसका आंसर। फारूक सर ये लो। थर्ड जो है हमारा क्वेश्चन, इसमें क्या है, मैग्नीशियम और HCl की रिएक्शन हो रही है, और दूसरा NaOH और HCl की रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो हमारा सी है। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन बेटा आपका है, देयर आर 4 सॉल्यूशन ABCD। सर ये भी केमिस्ट्री का है, जरा देखो इसको। देखो इसमें 4 सॉल्यूशन है ना, 4 सॉल्यूशन है। इसमें डी वाला और ए वाला, ठीक है, ये बेसिक, डी वाला जो है बेसिक है, ए वाला जो है एसिडिक है, और बी सी वाला ये न्यूट्रल आ रहे हैं। बी वाला न्यूट्रल आ रहा है, सी वाला स्लाइटली एसिड, स्लाइटली बेसिक आ रहा है। तो इसका आंसर जो होगा आपका सी है। ठीक है, ए एंड डी ऑप्शन जो है इसका सी है। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा जाने वाला है बेटा बायोलॉजी से, वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन एंड राइडिंग अ बाईसाइकिल। ये बेटा ये तो बैलेंसिंग है, वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, बॉडी बैलेंसिंग हो गया ना। इसका आंसर सी होने वाला है, सेरिबलम, सेरिबेलम। हाँ, तो सी हो जाएगा हमारा हिंड ब्रेन और सेरिबेलम वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, मेटल ऑक्साइड। ये लो सर केमिस्ट्री से है। मेटल ऑक्साइड जनरली रिएक्ट विद एसिड, बट फ्यू ऑक्साइड ऑफ मेटल ऑल्सो रिएक्ट विद बेस। सच मेटेलिक ऑक्साइड्स आर, ये कैसे होंगे सर? हाँ, ये दोनों जो है ना मेटेलिक ऑक्साइड जो एसिड बेस के साथ रिएक्शन करते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। इसका आंसर है बी। ठीक है, बी 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 होने वाला है इसका, सेकंड एंड थर्ड। सिक्स्थ का बेटा बी आंसर है। सेवेंथ क्वेश्चन पे चलते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन है, इन टॉर्च लाइट एंड हेडलाइट ऑफ व्हीकल द बल्ब इज प्लेस्ड। इसका भी बी होने वाला है बेटा। सेवेंथ का भी आपका बी आंसर है। वेरी नियर टू द फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर, रिफ्लेक्टर के फोकस के पास रखेंगे बेटा, फोकस के पास रखेंगे तभी तो पैरेलल बीम निकलेगी। पैरेलल बीम निकलती है ना टॉर्च से। चलो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं, केमिस्ट्री का। क्वेश्चन नंबर जो 8 है हमारा, ठीक है, इसमें एसिड पूछ रहा है कि अमोनियम क्लोराइड किस टाइप का सॉल्ट है। तो इसका जो आंसर है वो हमारा है सी, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, जिसकी पीएच क्या होगी, लेस देन 7। 8 का आंसर हमारा सी हो गया बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं सर, ये भी केमिस्ट्री से। ब्रोंज इज एन एलॉय ऑफ, हाँ, इसका कॉपर एंड टिन। इसका आंसर है 9th वाले का डी। ठीक है, बहुत ही इजी था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, चूज द ऑप्शन गिविंग करेक्ट मैचिंग। बेटा मैचिंग है, मैचिंग है। देखो इधर आप कॉलम 2 में अगर आप देखोगे, देखो ओजोन लेयर डिप्लीशन, ओजोन लेयर डिप्लीशन मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होती है। तो अब आप चारों ऑप्शन में देख सकते हो, थर्ड और फर्स्ट किस में मैच कर रहा है, बी ऑप्शन में कर रहा है। तो 10th का सर बी होने वाला है, 10th का बी ऑप्शन है। 11th है हमारा, द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट डेवलप ऑन अ मॉइस्ट स्लाइस ऑफ ब्रेड इन राइजोपस, राइजोपस में मॉइस्ट स्लाइस, ये भी बेटा डी होने वाला है। हाइफे इसका आंसर है, डी होने वाला है। 12th है बेटा आपका, द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आईपीस लेंस इन ह्यूमन बीइंग इज कॉज्ड। ये तो पता ही है बेटा आपको, ह्यूमन बीइंग में फोकल लेंथ को कौन एडजस्ट करता है, सिलियरी मसल्स करती हैं सर। 12th का भी है, 12th का भी बेटा बी है, सिलियरी मसल्स एडजस्ट करती हैं। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। सर ये थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, देखना इसमें। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग करेंगे, सेम होगा सभी पॉइंट पे बेटा है। लॉन्ग देखो, लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर के अराउंड तो सभी पॉइंट पे सेम बनेगी, सेम। इसका आंसर होगा बेटा डी, 13th का डी होने वाला है।
14 में हमारा डायग्राम दिया हुआ है, प्रिज्म से व्हाइट लाइट पास कराई विबग्योर बनेगा, इसको आप अच्छे से जानते हो, सबसे नीचे वायलेट सबसे ऊपर रेड, इसका भी बी होने वाला है। 14th का भी बेटा बी होने वाला है, पी है हमारा वायलेट और वो रेड, बी इसका आंसर है। 15 देखो, 15 हमारा बायोलॉजी से है शायद, प्योर टीटी कैपिटल टॉल प्लांट प्योर और शॉर्ट प्लांट प्योर, दोनों प्योर हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी उनका रेशो बेटा 50-50 है, पता ही है आपको, 1:1। 15 का होने वाला है सी। बेटा पेपर इतना हार्ड नहीं है, पेपर तो अच्छा है। 15th का होगा बेटा सी, ठीक है। 16th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग, 3 फ्लावर दिए हुए हैं बेटा, एक्स वाई जेड। जेड में आप देखो, जेड में तो फीमेल पार्टी नहीं है, जेड तो हो ही नहीं सकता, है ना। वुड डेवलप अ फ्रूट, फ्रूट डेवलप किस में होगा, फीमेल पार्ट होगा तभी तो फ्रूट डेवलप होगा, तो एक्स और वाई ये दोनों है, यानी सी है बेटा। बेटा 16th का भी हमारा सी होने वाला है, एक्स और वाई दोनों में फ्रूट डेवलप होगा, दोनों में फीमेल पार्ट है। तो ये 16 हमारे क्या थे, एमसीक्यू, सारे आसान थे बेटा। 16 के 16 एमसीक्यू बहुत आसान थे। असर्शन रीजन की तरफ चलते हैं, असर्शन रीजन की तरफ चलते हैं। 17th क्वेश्चन है हमारा, द एनर्जी विच पासेस टू द हर्बीवोर्स डज नॉट कम बैक टू ऑटोट्रॉफ। रीजन इसका दिया हुआ है, द फ्लो ऑफ एनर्जी इन फूड चेन इज यूनिडायरेक्शनल। बेटा असर्शन भी इसका करेक्ट है, रीजन भी इसका करेक्ट है। सर 17 का ए लिख दो, 17 का ए आंसर है बेटा। एनर्जी जो है हर्बीवोर से ऑटोट्रॉफ से वापस क्यों नहीं आती, क्योंकि यूनिडायरेक्शनल है, सही रीजन दिया हुआ है बिल्कुल बेटा। 18th है हमारा मेल्टिंग पॉइंट, केमिस्ट्री है थोड़ा, फारूक सर बताएंगे। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल आर लोअर देन दैट ऑफ सोडियम क्लोराइड। बेटा इसमें जो सोडियम क्लोराइड है आयनिक कंपाउंड है, और जो हमारा इथेनॉल है कोवलेंट कंपाउंड है। आपको पता है कि कोवलेंट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है, आयनिक होता है। इसका रीजन क्या दे रखा है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ आयनिक कंपाउंड आर वेरी स्ट्रॉन्ग। बिल्कुल सही बात बोली, अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा, कोवलेंट का कम होगा। इसका आंसर है ए। तो इसका भी आंसर बेटा 18th का ए हुआ हमारा। असर्शन भी ठीक है और रीजन भी ठीक है, और वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। टेस्टिस इन ह्यूमन मेल्स आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी दैट इज स्क्रोटम। ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, बिल्कुल सही है। रीजन इसका दिया हुआ है, स्क्रोटम प्रोवाइड अ लोअर टेम्परेचर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। बेटा रीजन भी बिल्कुल ठीक है, असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और सर करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी, इसका भी ए होने वाला है। आंसर ए। तो सर क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 केमिस्ट्री से, फारूक सर देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि असर्शन कह रहा है, इट इज एडवाइज्ड दैट व्हाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड वन शुड ऐड वाटर टू एसिड एंड नॉट एसिड टू वाटर, कीपिंग द सॉल्यूशन कंटिन्यूअसली स्टर्ड। ये क्या बोल रहा है, कह रहा है वाटर को एसिड में मिलाते हैं जबकि एसिड को वाटर में नहीं मिलाते। भैया ये गलत है। यहां पर क्या करा जाता है, यहां पर एसिड को वाटर में मिलाया जाता है, असर्शन गलत है। रीजन देखते हैं क्या है रीजन। द रीजन है द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड इनटू वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। भाई एसिड को वाटर में मिलाया जा रहा है, वो हाईली एक्सोथर्मिक है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, यहां पर कंफ्यूजन है। सर रीजन भी गलत है मेरे हिसाब से तो। हाँ रीजन भी गलत है, ठीक है, यानी असर्शन भी फॉल्स और रीजन भी फॉल्स। ऐसा तो सर कोई सीबीएसई ने ऑप्शन नहीं दिया ना। हाँ क्योंकि यहां पर क्या है कि आपने जब भी पढ़ा होगा कि यहां पर यह है कि अगर हम एसिड को क्या है, प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड इनटू वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, वाटर को जब एसिड में मिलाते हैं एक्सोथर्मिक होता है। तो यहां पर इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है इस वाले क्वेश्चन में। ओवरऑल अगर सेंस के हिसाब से देखें, मैं इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दूंगा कि अगर हम सेंस के हिसाब से देखें, अगर हम चाहे पानी में एसिड को मिलाए या एसिड को पानी में मिलाए, भाई सॉल्यूशन तो गर्म होता है, मतलब एक्सोथर्मिक तो सर है, एक्सोथर्मिक तो है ही है। तो एक तरीके से रीजन सही हो सकता है, एक तरीके से रीजन सही हो सकता है अगर मेरा माने तो, ठीक है। क्योंकि सेंस अगर ये कह रहा है कि एक्सोथर्मिक, इसने एक्सोथर्मिक कह दिया कि एक्सोथर्मिक ही है, तो हम यहाँ पर इसका ऑप्शन सी कह सकते हैं। मतलब असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज, मतलब असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू, मतलब डी हो सकता है। डी ऑप्शन है इसका। चलो ठीक है सर, 20 का डी हो सकता है, वैसे कंफ्यूजन में डी है, ठीक है। चलिए चलो ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं बेटा। बी सेक्शन पे अब आ गए हैं, 2 मार्क्स क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 21 फिजिक्स है। लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस रिमेन्स कांस्टेंट। अगर किसी डिवाइस का रेजिस्टेंस हम कांस्टेंट लेट कर लें बेटा, व्हाइल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टू एंड डिक्रीज टू 1/4, पोटेंशियल को 4 गुना कम कर दिया जाए तो करंट पे क्या फर्क पड़ेगा, और किस लॉ की हेल्प से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। अरे बेटा ये तो ओम्स लॉ हो गया,
क्वेश्चन नंबर 21 तो सर बहुत आसान दिया हुआ है। देखो रेजिस्टेंस को अगर कांस्टेंट कर लें, यहां देखो बेटा रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो जाए, ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल्स टू आई आर। रेजिस्टेंस अगर कांस्टेंट हो गया बेटा, पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट पे हो गई। पोटेंशियल को 4 गुना कम कर दोगे तो करंट भी 4 गुना कम हो जाएगा। आसान सी बात है। इसमें ओम्स लॉ को आप स्टेट भी कर सकते हो। कहा हुआ है इन्होंने, स्टेट द लॉ विच हेल्प अस इन सॉल्विंग द अबव स्टेटेड क्वेश्चन। आसान क्वेश्चन था बेटा। पोटेंशियल 4 गुना घटेगा, करंट भी 4 गुना घट जाएगा। लॉ कौन सा यूज हुआ, ओम्स लॉ यूज हुआ। इसमें आप इसको इजीली स्टेट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 22, हाउ इज एन इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्रिएटेड इन ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम में इलेक्ट्रिकल इंपल्स कैसे क्रिएट होती है, फारूक सर बता। ठीक है, इसमें जो इम्पल्स क्रिएट होती है वो एक्शन पोटेंशियल के थ्रू होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सिंपल सा बोलेंगे एक्शन पोटेंशियल के थ्रू होती है। चलिए आगे सर, आगे आप कर दीजिए। चलो मैं आगे बता देता हूं सर। इन्होंने पूछा आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ अ न्यूरॉन विच हेल्प द नर्व इंपल्स टू ट्रेवल। तो 22 में टूवर्ड्स द सेल बॉडी बेटा डेंड्राइट, अवे फ्रॉम द सेल बॉडी एक्सोन। ये आपने पढ़ा भी होगा, हमने पढ़ाया था बहुत अच्छी तरीके से। सेल बॉडी से बाहर जाएगा इंपल्स एक्सोन के थ्रू और एंटर करता है न्यूरॉन में डेंड्राइट के थ्रू। ठीक है सर, फर्स्ट का डेंड्राइट और सेकंड का एक्सोन। इसके और पार्ट को अगर हम देखें, विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल एक्सप्लेन हाउ डज द फीडबैक मैकेनिज्म रेगुलेट द हार्मोनिक्स। सर ये एनसीईआरटी का अपना छपाया फीडबैक मैकेनिज्म वाला क्वेश्चन छपा हुआ था, एनसीईआरटी का था। फीडबैक मैकेनिज्म का पूरा छपा। आई होप सर ने अच्छा पढ़ाया होगा और आपने पढ़ा होगा, करा होगा। क्वेश्चन नंबर 22 यहां से खत्म हुआ हमारा। क्वेश्चन नंबर 23, अरे क्वेश्चन नंबर 23 फिर से फिजिक्स का है बेटा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। एक डायग्राम आपको दिया हुआ है, मीडियम ए से मीडियम बी में हमारी रे जा रही है। अरे बेटा सिंपल सिंपल, ये तो आपको दिख रहा है डायग्राम से। ए से बी में देखो, एरो देखो, ए से बी में जा रही है, ए से बी में जा रही है। ये हमारा रेयर टू डेंसर हो जाएगा। देखो ऐसा कुछ डायग्राम दिया हुआ है। ये आई अपना ओरिजिनल पाथ छोड़ के नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है। नॉर्मल क्वेश्चन में दिया हुआ है बेटा, नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है। तो नीचे हमारा रेयर मीडियम है, ऊपर हमारा डेंसर मीडियम है। ये मैंने आपको कराया है बहुत अच्छे तरीके से। तो विच वन ऑफ द टू मीडिया इज डेंसर, ये हम बता देंगे। ऊपर वाला डेंसर है, नीचे वाला रेयर है। यानी जिससे एंटर कर, मतलब जिसमें एंटर कर रही है वो डेंसर है। जस्टिफाई और आंसर। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। जस्टिफाई कैसे करेंगे, आप देख पा रहे हो नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है, लिख सकते हो इजीली। बी पार्ट है इसका, इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए इज वी ए। अगर इसमें स्पीड है वी ए और बी मीडियम में स्पीड है वी बी, तो व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए। इसका रिलेशन मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था जब चैप्टर पढ़ाया था कि वेलोसिटी में हमेशा उल्टा हो जाता है। ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए अपॉन वेलोसिटी ऑफ बी। ये हो गया बेटा बी पार्ट का आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा, स्टेट वेदर द केमिकल रिएक्शन इज अ रिडॉक्स। एक रिएक्शन दी हुई है बेटा, वो रिडॉक्स है या नहीं उसको जस्टिफाई करना है। फारूक सर इसको कर देंगे फटाफट से। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 24 जो है, क्वेश्चन नंबर 24, इसमें क्या है, MnO2 है और HCl की रिएक्शन हो रही है। क्या बन रहा है, MnCl2 बन रहा है, प्लस क्या बन रहा है, H2O, प्लस क्या बन रहा है, Cl2। आप देखो यहां से यहां से क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है। रिमूवल किस चीज का हो रहा है, ऑक्सीजन का हो रहा है। ये यहां पर क्या होगा, दिस कॉल्ड रिडक्शन। और यहां पर HCl है, यहां पर देखिए हाइड्रोजन खत्म, तो यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। आप ऐसे जस्टिफाई करेंगे कि यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हो रहा है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, और इस वाले में क्या, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। आपको ऐसे जस्टिफाई करना था। ठीक है, तो रेडॉक्स क्या होता है, जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है, दोनों हो रहा है। लीजिए सर फटाफट से आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 25 हमारा बायोलॉजी से है। गिव द नेम ऑफ द एंजाइम प्रेजेंट इन द फ्लूइड इन आवर माउथ कैविटी। माउथ कैविटी में कौन सा एंजाइम होता है, अरे तो आप अच्छे जानते हो, सबने किया होगा ये क्वेश्चन। सलाइवरी एमिलेज होता है सर, लिख दो इसको भी एक बार 25 को। और स्टेट द ग्लैंड विच प्रोड्यूस इट, कौन सी ग्लैंड इसको प्रोड्यूस करती है, सलाइवरी ग्लैंड करती है, ये भी बच्चे जानते हैं सर। What would happen to the digestion process if this gland stop secreting this enzyme? अगर ये ग्लैंड इस एंजाइम को सिक्रीट करना बंद कर दे तो क्या होगा, तो क्या होगा बेटा, स्टार्च का ग्लूकोज में टूटना, ब्रेकडाउन होना बंद हो जाएगा। सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं।
ये भी फिजिक्स से बेटा। ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर पासिंग थ्रू अ कार्डबोर्ड। एक कार्डबोर्ड से एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर पास हो रहा है, उससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो प्रोड्यूस होंगी वो कैसी होंगी? अरे ये तो बहुत आसान होने वाला है बेटा, ये अपना एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। देखो कार्डबोर्ड लिया हुआ है, उससे करंट कैरिंग कंडक्टर पास हो रहा है। अब उस करंट कैरिंग कंडक्टर के पास होने की भी बेटा दो कंडीशन है, या तो करंट उसमें ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा हो, या तो करंट उसमें नीचे की तरफ फ्लो हो रहा हो। तो कार्डबोर्ड पे हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायग्राम बनाना है। अब मैग्नेटिक फील्ड तो आपको पता है इसके अराउंड सर्कुलर होती है, दोनों के अराउंड सर्कुलर ही होगी, लेकिन किस में क्लॉकवाइज होगी किस में एंटी क्लॉकवाइज होगी ये पूछना चाह रहे हैं। देखो करंट ऊपर की तरफ, इसमें हम क्या लगाएंगे? राइट हैंड थंब रूल। थंब को रखा करंट की डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी ऐसी हो गई, मींस एंटी क्लॉकवाइज। इसमें करंट नीचे, करंट नीचे, थंब को नहीं रखेंगे करंट की डायरेक्शन में, तो फिंगर्स हमारी बता रही हैं इस यहां होगी बेटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। आगे चलते हैं, इसमें एक पार्ट और पूछा है, हाउ विल द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज व्हेन द पॉइंट वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी डिटरमाइंड इज मूव्ड अवे फ्रॉम द कंडक्टर। बेटा कंडक्टर से जितना दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ही कम हो जाएगी। आसान सा पार्ट था सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा 27 से सी पार्ट हमारा स्टार्ट हो रहा है, यानी 3 मार्क्स के क्वेश्चन यहां से हैं। 27 है, व्हाट इज सोलेनोइड। सोलेनोइड क्या होता है इसकी डेफिनेशन लिखनी है, ये आप अच्छे जानते हो। किसी भी कंडक्टर को हेलिकल स्प्रिंग की फॉर्म में जब बाउंड कर देते हैं वो सोलेनोइड होता है। हाउ डज इट बिहेव्स एज अ मैग्नेट, जब उस कंडक्टर को आप किसी इंसुलेटर के ऊपर वाउंड करते हो और वाउंड करके उसको किसी पोटेंशियल डिफरेंस के साथ कनेक्ट कर दोगे तो उसमें करंट फ्लो होगा। उसमें जब करंट फ्लो होगा तो वो एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ये क्वेश्चन हर सैंपल पेपर में दिया हुआ था और खूब अच्छे से आपको करवाया गया है। डायग्राम ड्रॉ करना था, कर लोगे इजीली। डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की बताई थी मैंने अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं, केमिस्ट्री से थोड़ा फारूक सर एक्सप्लेन करेंगे। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 28 जो है, व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेसिस हैव अ कॉमन। ठीक है, एक्सप्लेन इट्स विद एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल समझाना है क्या कॉमन होता है एसिड और बेस में। देखो अगर आप एसिड और बेस में कॉमन देखते हैं तो दोनों के दोनों टूट के क्या देने चाहिए? आयंस देंगे। मैं एक HCl ले रहा हूँ, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। एक मैंने लिया बेस NaOH, ये टूट के किस में देगा? Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो आप ये कह सकते हैं कि दोनों के दोनों आयंस देते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हैं अगर हम एसिड की रिएक्शन करवाते हैं मेटल के साथ तब भी क्या निकलता है? हाइड्रोजन गैस। या फिर इसकी बेस की रिएक्शन करवाते हैं मेटल के साथ तब भी क्या होता है? हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। आपने जोन सा लिखा है वो सही होगा। ठीक है, आई होप कि लिखा होगा आपने अच्छी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 28 का सेकंड पार्ट जो है, ए का सेकंड पार्ट, अ कंपाउंड विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द जिप्सम हैज द प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनिंग व्हेन मिक्स्ड विद वाटर। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी बताओ जिप्सम की। अ कंपाउंड विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनिंग व्हेन मिक्स्ड विद वाटर। कंपाउंड बताना है सर जो जिप्सम से बना है। हाँ, जो जिप्सम से बना है तो क्या बनता है? POP। सर ये तो परसों जो हमने रिवीजन में बिल्कुल डाली थी वहीं से है, जो बोला था वो ही आया है। ठीक है, चलिए आगे जो है क्या कह रहा है? आगे कह रहा है आइडेंटिफाई द कंपाउंड एंड राइट इट्स फॉर्मूला। हाउ इज इट कंपाउंड प्रिपेयर्ड? Describe is in the form of chemical equation। ठीक है, तो हमें क्या बनाना है? हमें यहाँ पर जिप्सम क्या बनाना है सर? POP बनाना है। तो यहाँ पर क्या है? जिप्सम को CaSO4.2H2O को क्या करेंगे आप? हीट करेंगे, किससे बदल जाएगा? CaSO4.12H2O प्लस 3/2H2O। ठीक है, तो दो थे यहाँ पर, ये टूट के क्या हो जाएगा? 1/2H2O। ये तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन में हमने परसों ही वीडियो में डाला है। चलो बेटा और पार्ट की तरफ चलते हैं, और भी केमिस्ट्री से और भी मेरी तरफ ये क्वेश्चन है हमारे पास कि राइट द केमिकल नेम एंड द फॉर्मूला ऑफ द टूथ इनामल। ठीक है, जो हमारा टूथ का जो इनामल होता है वो किस चीज से बनता है? वो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट से। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट। फॉर्मूला में लिख देता हूँ, फॉर्मूला लिख दो सर। Ca10 PO4 का होल 6 और हाइड्रोक्साइड OH का ट्वाइस। ठीक है, इसको अगर आपने कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट भी लिख दिया होगा तो भी काम चल जाएगा, अगर आपने फॉर्मूला नहीं लिखा है। ठीक है ना? How does it corroded? कैसे ये corroded हो जाएगा? देखो कोरोडेड क्या होता है? एक तरह से कैविटी। भाई दांतों में कैविटी कब आती है? जब हमारा माउथ का pH 5.5 से क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो अब कह रहे हो प्रिवेंट कैसे करा जाएगा? प्रिवेंट करा जाएगा, भाई एसिड है मुंह में ज्यादा तो हमें क्या यूज करना है? बेस यूज करना है। तो हम क्या करेंगे? टूथपेस्ट का यूज करेंगे। वो बेस है और एसिड मुंह में, तो न्यूट्रल रिएक्शन हो जाएगी। आपको पता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड और बेस
है, इसके बीच में होती है। लीजिए सर फटाफट से आगे की तरफ चलते हैं। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। 29 का ए पार्ट है हमारा, राइट द परसेंटेज ऑफ, फर्स्ट है सोलर एनर्जी कैप्चर्ड बाय द ऑटोट्रॉफ्स एंड सेकंड है एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम ऑटोट्रॉफ टू नेक्स्ट लेवल इन अ फूड चेन। देखो बेटा, जब ऑटोट्रॉफ कैप्चर करेंगे सोलर एनर्जी तो ये तो फर्स्ट स्टेप है, यहाँ तो 100% एनर्जी जो है कंज्यूम की जाएगी ऑटोट्रॉफ द्वारा, है ना बेटा। सोलर एनर्जी से 100% ऑटोट्रॉफ एनर्जी लेंगे। उसके बाद पूछा है सेकंड पार्ट में नेक्स्ट लेवल पे कितनी एनर्जी ट्रांसफर होगी। 10% लो मैंने आपको पढ़ाया था, 10% एनर्जी नेक्स्ट लेवल पे आएगी और 90% हमारी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी, लॉस में चली जाएगी। इसका बी पार्ट बेटा है वाटर ट्रॉपिक लेवल, ये मैंने आपको पढ़ाया ही था, इजीली थियोरेटिकली आप लिख सकते हो ट्रॉपिक लेवल क्या होते हैं। व्हाई डू डिफरेंट फूड चेन इन एन इकोसिस्टम नॉट हैव मोर देन 4, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है फारूक सर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कि बेटा, किसी भी फूड चेन में 4 या 5 से ज्यादा लेवल क्यों नहीं होते? 4 या 5 से ज्यादा लेवल इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि हर एक स्टेप से जब एनर्जी फ्लो होती है आगे तो उसमें लॉस बहुत होता है, तो एनर्जी लॉस के वजह से 4 या 5 स्टेप तक आगे जाती है। उसके आगे हमारा जो है ये फूड चेन आगे नहीं चलेगी, ठीक है। एनर्जी लॉस के वजह से, एनर्जी लॉस तो फूड चेन वहां पर हमारी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है। और एनर्जी लॉस भी कुछ प्रोसेसेस होते हैं ना, जैसे रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ये सब प्रोसेस कैसे, इनमें तो एनर्जी इन्वॉल्व होती है ना। चलिए फटाफट से आगे चलते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड अरे सर एनसीईआरटी का छपा हुआ है तो बिल्कुल एनसीईआरटी का छपा हुआ क्वेश्चन है। ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का डायग्राम बनाना था बेटा, बहुत आसान है। ठीक है ना बेटा, इसमें चैम्बर वगैरह होते थे, 4 चैम्बर होते हैं, लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरीज, वेना केवा, सारी चीजें आपने कर रखी है अच्छी तरह, वो करा होगा अगर आपने हमारा चैनल देखा है। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आपने वीडियो देखी होगी। चलिए सर, थैंक यू सर, थैंक यू आपका बहुत बहुत। 31 क्वेश्चन देखते हैं बेटा। 31st क्वेश्चन है, अ पर्सन इज अनेबल टू सी क्लियरली अ पोस्टर फिक्स्ड ऑन अ डिस्टेंट। बेटा एक बहुत दूर एक डिस्टेंट पे वॉल है, बहुत दूर एक वॉल है, उस पे पेंटिंग लगी हुई है, वो पर्सन को क्लियरली नजर नहीं आ रही। बहुत आसान इसका आंसर होने वाला है, मायोपिया डिफेक्ट है। आप अच्छे से जानते हो, दूर की आंखें कमजोर, मायोपिया। He however see it clearly when standing at a distance of about 2 मीटर। पास से 2 मीटर से देख रहा है तो दिख रहा है, दूर से नहीं दिख पा रहा है, मायोपिया है। आप समझ गए होगे क्वेश्चन पढ़ते ही। देखते हैं क्या क्या पूछ रहे हैं। ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। फॉर्मेशन ऑफ इमेज के लिए आप रे डायग्राम देख सकते हो। क्या होता था, देखो ये ह्यूमन आई थी हमारी, कुछ ऐसी रफली डायग्राम में बना दे रहा हूं, है ना। यहाँ रेटिना पे इमेज बननी थी, ये हमारा आई लेंस था। मायोपिया में क्या होता है, रेटिना से पहले इमेज बन जाती है ना। ये थी हमारी डिफेक्टेड आई का डायग्राम, खूब बनवाया था मैंने आपको, इजीली आपने एग्जाम में बना दिया होगा बेटा। सेकंड पार्ट में पूछा है, लिस्ट 2 पॉसिबल रीजन ऑफ दिस डिफेक्ट। ये डिफेक्ट होने के पॉसिबल रीजन क्या है। इसमें क्या होता है बेटा, आई लेंस जो है वो थिक हो जाता है, आई लेंस बिकम थिक, सिलियरी मसल्स बिकम वीक, सिलियरी मसल्स वीक हो जाते हैं, आई लेंस थिक हो जाता है, जिसकी वजह से वो फोकस पॉइंट को एडजस्ट नहीं कर पाता दूर, है ना। सी पार्ट देखते हैं, ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द करेक्शन। अरे करेक्शन का डायग्राम, करेक्शन किससे थी इसकी बेटा, कॉनकेव लेंस लगाओ और मायोपिया भगाओ। याद है ना मेरी बात, कॉनकेव लेंस लगाओ, मायोपिया भगाओ। तो यहां अगर हम कॉनकेव लेंस लगा देंगे तो वो इन रेज को थोड़ा दूर पहुंचा देगा, रेटिना पे पहुंचा देगा। आई होप ये आपने 3 नंबर इसमें बहुत अच्छे से पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं फारूक सर। क्वेश्चन नंबर 32 है कि नेम द ग्लैंड एंड द हार्मोन सिक्रेटेड बाय इट इन स्केरी सिचुएशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, स्केरी सिचुएशन में कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, 2 रेस्पॉन्सेज बताइए हमारी बॉडी में इस हार्मोन के वजह से। ठीक है, तो इसमें जो हार्मोन रिलीज होता है एड्रिनल ग्लैंड से एड्रीनेलिन रिलीज होता है, और उसके वजह से 2 रेस्पॉन्सेज क्या है कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, स्वेटिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ये बहुत आसान था क्वेश्चन, आप आई होप कर लिया होगा आपने अच्छी तरीके से। ठीक है, इसके बाद जो है आपका बी पार्ट है, इसमें एक डायग्राम दे रखा है। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन से रिलेटेड है। इसमें कह रहा है एक डायग्राम है ABC। एनसीईआरटी का छपा है डायग्राम है बेटा, रिफ्लेक्स आर्क वाला। इसमें आपको ABC अच्छे से पता है। ए आपका सेंसरी न्यूरॉन है, बी आपका जोड़ रहा है दोनों को, इंटर न्यूरॉन है, समझाया था आपको अच्छे से। सी पार्ट देखो, सी पार्ट में आपका एक्शन जो है कंप्लीट हो रहा है, इफेक्टर है ये हमारा, यहीं से तो इफेक्ट हुआ उसका, जो भी सेंस था हमारा ये इफेक्टर हो गया। ABC आप इजीली बता दोगे। राइट द फंक्शन ऑफ A एंड C।
ए और सी का फंक्शन आप बता दोगे, सेंसरी नर्व सेंस करके आगे मोटर न्यूरॉन के थ्रू से सिग्नल भेजती है, सी आपका इफेक्टर है जो रिजल्ट हमारा है, रेस्पॉन्स आया उसको इफेक्ट करता है। थर्ड आपका रिफ्लेक्स आर्क हैव इवॉल्व्ड इन एनिमल, वाई एनिमल में रिफ्लेक्स आर्क क्यों होती है, फारूक सर बता दो जरा। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या है, आपको पता है ना, स्पाइनल कॉर्ड इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है, तो स्पाइनल कॉर्ड की वजह से रिफ्लेक्स आर्क का हमारा यहाँ पर ये जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, स्टेट द चेंज इन द कलर ऑब्जर्व इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। पहला है सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज टू सनलाइट। भाई सिल्वर क्लोराइड क्या होता है, AgCl। यस सर, सिल्वर क्लोराइड AgCl3। भाई AgCl होता है, AgCl जो है ये टूट जाएगा, किसमें टूटेगा, सिल्वर में टूट जाएगा और क्लोरीन गैस में। तो ये हमारा जो सिल्वर होता है ये ब्लैक कलर का होता है। सेकंड पार्ट कह रहा है, अ पीस ऑफ जिंक इज डिप्ड इन फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। देखो चला के कितनी बढ़िया दिखाई है, फेरस सल्फेट सॉल्यूशन कैसा होता है, ग्रीन ब्लूइश है ना, ग्रीनिश कलर का होता है। अब उसमें जिंक मिला दिया तो जिंक सल्फेट बनेगा, जिंक सल्फेट जैसे बनेगा वो होगा कलरलेस। क्या होगा, कलरलेस। कलरलेस जो है वो आयरन को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्टिविटी सीरीज में, ठीक है, सर ने बहुत बढ़िया भी पढ़ाई थी और आपने आई होप करा होगा। ठीक है, केदारनाथ का माली आलू जरा पी के पका था, तो ये मुझे भी याद हो गई। चलो नेक्स्ट है, सी पार्ट है, कॉपर पाउडर इज स्ट्रांगली हीटेड इन एयर। भाई कॉपर को अगर हम हीट करते हैं, आपको पता है कि कॉपर अगर ऑक्सीजन के मेटल आता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो मेटल ऑक्साइड बन जाता है, तो कॉपर ऑक्साइड का कलर कैसा होगा, ब्लैक। फर्स्ट वाले का ब्लैक, सेकंड वाले का कलरलेस, थर्ड वाले का ब्लैक। चलो बेटा, सेक्शन सी हमारा यहां से खत्म होता है। 3-3 नंबर के क्वेश्चन मुझे अच्छे लगे, आसान थे, कोई दिक्कत नहीं है, आपने कर लिए होंगे, आई होप सब कुछ आपको पढ़ाया गया था। सेक्शन डी की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, अपना फिजिक्स है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन है सर, यहां से हमारे बड़े क्वेश्चन होने वाले हैं, आसान लग रहे हैं थोड़े। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, पहला पार्ट, व्हाट इज मीन्ड बाय रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। अरे कंडक्टर की रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी क्या थी, कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जो करंट के फ्लो को अपोज करती है, आप जानते हैं अच्छे से। रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट पूछिए फारूक सर, ये तो सब बच्चों को पता है हमारे, ओम, याद है ना बेटा, रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट हमारी ओम है। बी पार्ट में पूछा है, लिस्ट 2 फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ रेक्टेंगुलर कंडक्टर डिपेंड। किस किस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, लेंथ पे करता है, एरिया पे करता है, ये आपको पढ़ाया था मैंने, फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, लेंथ पे करता है, एरिया पे करता है। थर्ड पार्ट में कहा है, हाउ विल द रेजिस्टेंस ऑफ वायर बी अफेक्टेड व्हेन लेंथ इज डबल्ड। अरे R इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए, याद है फॉर्मूला, लिख देना सर, R इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए, आसान सा फॉर्मूला। लेंथ को डबल कर रहे हैं, रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा। सेकंड पार्ट है, रेडियस इज ऑल्सो डबल। रेडियस की बात कर रहे हैं तो यहां हम एरिया अपना लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, है ना, पाई आर स्क्वायर एरिया। रेडियस को अगर डबल किया तो उसका स्क्वायर, यानी रेजिस्टेंस 4 गुना कम हो जाएगा सर, रेजिस्टेंस हो जाएगा R/4। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 34 था, आसान सा। क्वेश्चन नंबर 34 का और पार्ट भी फिजिक्स का, इसको भी देख लेते हैं। 100 वॉट के 3 बल्ब जो हैं सीरीज में लगाए गए हैं और उन्हीं को फिर पैरेलल में भी लगाया। सर एक शॉट बनाया था हमने, याद है आपको, सीरीज और पैरेलल में 3 बल्ब लगाए थे। अब तो मुझे भी याद हो गया, से क्वेश्चन आ गया सर। भाई इसका तो आंसर मैं भी बहुत इजीली दे दूंगा। सीरीज और पैरेलल, सीरीज में क्या होता है, अगर आपका कहते हैं करंट क्या होता है, सेम होता है, और पैरेलल में पोटेंशियल बिल्कुल सही। तो ये पूछ रहे हैं कि इसमें तेज ब्राइटनेस से ग्लो करेगा। अरे भैया पैरेलल में तेज ब्राइटनेस से ग्लो करेगा, सेम पोटेंशियल है तीनों के क्रॉस। ठीक है, करंट डिवाइड हो रहा है। और ये हमने शॉर्ट भी डाला था, इस पे शॉर्ट देख लेना हमारा, उसमें आप देख पाओगे पैरेलल में बहुत तेजी से ग्लो कर रहा है। और फारूक सर ये पूछ रहे हैं, अगर एक बल्ब खराब हो जाए तो क्या आगे का सर्किट काम करेगा? इसका तो मैं आंसर दे दूंगा सर का, मैंने शॉर्ट देखा था। सीरीज में तो भैया अगर एक बल्ब खराब है तो सारे के सारे खराब हो जाएंगे। हमारे घर में जो फिटिंग होती है ब्रेक हो जाएगा, में चलेगा। हमारे घर में भी सारा पैरेलल में होता है, मैंने तो ऐसे याद कर रखा है, और सर ने बहुत बढ़िया पढ़ाया था। बिल्कुल सर, ये तो हमारे 30 सेकंड के शॉर्ट ने 5 नंबर दे दिए बच्चों को। बहुत बढ़िया। चलो सर आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 हमारा, नेम द टू टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। अरे ये तो बहुत आसान है, बचपन से पढ़ रहे हो उसको, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। डिफरेंशिएट करना है उनको, आपने इजीली कर दिया होगा बहुत अच्छे से। एक्सप्लेन द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज मैंने आपको कहा था 100% एग्जाम में आएंगे, करके जाना। फिर से याद दिला देता हूं, ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद कन्वर्ट हो जाता है सीड में, और ओवेरी हमारा फूड में हो जाता है, ये मैंने आपको बताया था। इसके अलावा एक डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम में ABC बताने हैं सर।
जर्मिनेटिंग सीड का ये डायग्राम है, आसान सा डायग्राम है। इसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत आई होगी क्योंकि ये बच्चा ज़्यादा करके नहीं जाता, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, फिर भी आया हुआ है। चलो कोई बात नहीं, आई होप आपने किया होगा। सर इसमें ए है हमारा प्लूमियोल, बी है रेडिकल और सी है सी आपका होगा कोटिलिडोन। सी आपका कोटिलिडोन होगा। ठीक है बेटा, सर ने तो पूरा डायग्राम ही बना दिया है। तो बेटा इतना कर दिया तुम्हारे लिए ताकि अच्छी तरीके समझ में आ जाए। तो ये क्वेश्चन नंबर 35 था हमारा। क्वेश्चन नंबर 36 केमिस्ट्री से है, फारूक सर इसको सॉल्व कराएंगे। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कह रहा है, एक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला क्या है C2H4O2। ठीक है, C2H4O2, C2H4O2। इसकी रिएक्शन करवाई जा रही है किसके साथ, बेस के साथ रिएक्शन करवाई। तो बेस के साथ रिएक्शन करवाने पे क्या मिल रहा है, सॉल्ट मिल रहा है और प्लस क्या मिल रहा है बेटा, वाटर मिल रहा है। ठीक है, फिर ये आगे कहता है आइडेंटिफाई करो इसको ए को, ये ए क्या है। ठीक है, ए का फॉर्मूला दे रखे, देखो आंसर इसने यही दे दिया है। फिर आगे क्या कहता है, कहता है कि इसकी नेचर बताइए, नेचर कैसी है, एसिडिक है, बेसिक है, क्या है, और साथ ही साथ फंक्शनल ग्रुप कौन सा है और केमिकल इक्वेशन लिख दीजिए। भाई ये क्या है, ये है आपका एसिटिक एसिड CH3COOH, CH3COH। फंक्शनल ग्रुप तो सर कार्बोक्सिलिक हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, फंक्शनल ग्रुप बेटा कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या बेस के साथ आप रिएक्शन करवाते हैं, बेस ले लीजिए NaOH, तो क्या बन जाएगा CH3COONA प्लस क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा। ये क्या है आपका सॉल्ट। आगे फिर वो कहता है सेक्शन इसकी का सर ये तो हमने परसों जो रिएक्शन डाली थी इंपॉर्टेंट, सब उसी से आ रहा है, उसी में आ रहा है बिल्कुल। ठीक है, अब सेकंड पार्ट जो कह रहा है व्हेन द अबव कंपाउंड ए रिएक्ट विद अनदर कंपाउंड बी। ठीक है, और बी का क्या, और इसने कह दिया, कह रहा है ए की रिएक्शन हो रही है किसके साथ, इस ए की रिएक्शन हो रही है बी का किसी बी के साथ C2H6O। ठीक है, और बी का फॉर्मूला क्या है सर, C2H6O। ठीक है, तो यहाँ पर करा दिया, इसके साथ करवा देने के बाद क्या हुआ, एक कंपाउंड सी बना है, एक कंपाउंड क्या बना है, सी बना है, जिसकी स्मेल कैसी, स्वीट। तो आपको सिंपल सा याद रखना था, जब भी स्वीट स्मेल की बात होगी तो यहाँ पर क्या बन रहा होगा, एस्टर बन रहा होगा, और यहाँ पर क्या होगा, एसिड है, ए वाला एसिड है। सर माइक लेना चाहूंगा आपसे। बेटा एस्टेरिफिकेशन और सेपोनिफिकेशन परसों की इंपॉर्टेंट वीडियो ही बताया था, और ये भी कहा था एस्टेरिफिकेशन और सेपोनिफिकेशन में से 100% आएगा। लो 5 नंबर में आ गया बेटा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पर बी वाला क्या है, एल्कोहल है, एल्कोहल और एसिड की रिएक्शन करवाओगे तो बहुत ही आसान है, ये एस्टेरिफिकेशन, एस्टर बनेगा, और जब जब एस्टर बनता है तो स्वीट स्मेल होती है। तो कह रहा है आइडेंटिफाई करो बी और सी क्या है, बी हम बोलेंगे इथेनॉल है, सी हम बोलेंगे एस्टर है। फिर कह रहे हैं स्टेट द रोल ऑफ एसिड इन दिस रिएक्शन। भाई एसिड का क्या रोल है, यहाँ पर एसिड का क्या रोल है, यहाँ पर हम एसिड की प्रेजेंस लेते हैं, तो इससे क्या होता है कि ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट हो गया, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, बिल्कुल सही, ताकि वाटर जल्दी से निकले और हमारा क्या है, रिएक्शन बहुत जल्दी हो, तो रिएक्शन को क्या करवाएगा, फास्ट करवाएगा। सेकंड का आंसर अगर आपने डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी लिख दिया होगा तो आपको यहाँ फुल नंबर मिलने वाले बेटा, घबराने वाली। और या फिर ये भी लिख सकते हो कि रिएक्शन तेज फास्ट हो जाती है, तो भी सही था, कैटलिस्ट का काम करा है, बिल्कुल सही। ठीक है, और राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व। तो यहाँ पर एक तो हमने रिएक्शन लिखी थी, एक रिएक्शन हम यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर क्या है, ये वाला पार्ट सी वाला जो हमारा बनेगा वो बनेगा CH3COOC2H5। यही है सर एस्टर, RCOOR स्मेलिंग कंपाउंड। ठीक है, स्वीट स्मेल इसी की आती है भाई जब जब एस्टर बनता है। के क्वेश्चन में बहुत मजा आ बढ़िया गया सर, बहुत बढ़िया। इसका और वाला पार्ट भी देख लेते हैं, ये भी केमिस्ट्री से है। नेम द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन इथेनॉल इज हीटेड एट 443 केल्विन। सर 443 केल्विन पे इथेनॉल को हीट कर दो जरा। बिल्कुल, इथेनॉल हम लिख देते हैं CS3 इथेनॉल, CH3CH2OH। इथेनॉल को अगर हम हीट करते हैं कितने में, 443 केल्विन पे, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो क्या बन जाएगा, CS2 डबल बॉन्ड CS2। अरे सर वैसे ये भी हमारी परसों वाली वीडियो में है, रिएक्शन वाली वीडियो में, इथेनॉल से इथीन बनाया था। इथेनॉल से इथीन, तो क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर होता है, लॉस ऑफ वाटर होगा तो क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। आगे फिर वो क्या कहता है, ड्रॉ इट्स लुईस डॉटेड स्ट्रक्चर। लुईस डॉटेड स्ट्रक्चर बहुत आसान है, कार्बन बनाओगे, कार्बन बनाओगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, ऐसा हम लुईस डॉटेड ऐसे ना बना के ऐसे बना सकते हैं। यहाँ पर एक और ले लो हाइड्रोजन, एक ले लो हाइड्रोजन, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, ओवरलैपिंग कार्बन के कितने हो गए, एक तो इसने यहाँ पर ओवरलैपिंग कर ली, इसने कर ली, यहाँ पर इसने कर ली, इसने कर ली, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर ये पूरा इसके साथ, और यहाँ पर ये पूरा इसके साथ। बहुत आसान था, बहुत आसान, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है।
ठीक है। नेक्स्ट आगे क्या, स्टेट द रोल ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 इन दिस रिएक्शन। यहां पर भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट का ही काम है, बिल्कुल वही आंसर आ गया सर। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजनेशन। भाई हाइड्रोजन का ऐड होना, हाइड्रोजन का ऐड होना। किसी कंपाउंड में अगर इस एल्कीन में मैं हाइड्रोजन ऐड कर देता हूं, अगर मैं इसमें हाइड्रोजन ऐड करता हूं, बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। हाइड्रोजन ऐड हो गए ना, 2 हाइड्रोजन है, अब 3 हो गए। हाइड्रोजन का ऐड होना, हाइड्रोजनेशन। नेक्स्ट कह रहे हैं इसका केमिकल इक्वेशन लिख दीजिए। केमिकल इक्वेशन मैंने ये लिख दी है, इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट ले लेंगे। अब इसका इंडस्ट्री में वीडियो में, ये भी वीडियो में परसों ही बताया बच्चों को, ठीक है। और आगे क्या है, आगे फिर ये कह रहा है कि हमारा इसमें बताइए रिएक्शन रोल, बताइए रोल इंडस्ट्री में। भाई हाइड्रोजनेशन, ये जो आप घी खाते हैं, वेजिटेबल ऑयल से तो बनता है घी, वनस्पति घी, तो उसमें हाइड्रोजनेशन प्रोसेस ही लगाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं, सर को देता हूं मैं माइक फटाफट से। तो बेटा सेक्शन नंबर डी 5 मार्क्स वाले तीनों ही क्वेश्चन बहुत आसान थे। आई होप 15 आउट ऑफ 15 नंबर आप इसमें लेके जाओगे, सारा पढ़ाया हुआ आया था। सेक्शन नंबर ई की तरफ चलते हैं सर। केस स्टडी बच्चे हमारे 3 बस। पहला ही केस स्टडी क्वेश्चन नंबर 37 फिजिक्स से। अ स्टूडेंट टुक 3 कॉनकेव मिरर ऑफ डिफरेंट फोकल लेंथ एंड परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट टू सी द इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेसिंग। देखो बेटा 3 मिरर आपको दिए हुए हैं। पहले वाला जो मिरर है आपका, इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दी हुई है 45, फोकल लेंथ है 20 पे, तो सेंटर आपका 40 पे होगा। आपको सीधा सीधा दिख रहा है, बियॉन्ड सी आपका रखा हुआ है, बिटवीन सी एंड एफ बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, स्मॉल साइज की होगी। आसान सा बिल्कुल। सेकंड में देखो, सेकंड में फोकल लेंथ दी हुई है 15, सेंटर हो जाएगा 30 पे, ऑब्जेक्ट भी रखा 30 पे। ये केस तो आपको अच्छे से पता होगा, ऑब्जेक्ट भी 30 पे, सेंटर भी 30 है ना। एट सी रखते हैं तो एट सी ही बनता है, सेम साइज का बनता है, बहुत अच्छे से पता होगा। थर्ड पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। फोकल लेंथ 30, सेंटर हो गया 60 और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20, यानी यहां रखा है बिटवीन फोकस एंड पोल, फोकस और पोल के बीच में रखा है। तो ये हमारा स्पेशल केस होने वाला है बेटा, ये स्पेशल केस बना। यहां वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी। तो चलो इसके क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन इसके हैं, लिस्ट 2 प्रॉपर्टी ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन केस 1। केस 1 में जो इमेज फॉर्म हुई है इसके 2 वो पूछे हैं प्रॉपर्टी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी, स्मॉल साइज की होगी, दोनों मैंने बता दिए। आंसर तो सर पहले ही बता दिए मैंने। बिल्कुल सर। सेकंड है हमारा, इन विच ऑफ द केस गिवन इन द टेबल द मिरर विल फॉर्म रियल इमेज एंड ऑफ सेम साइज। देखो सर, देखो बेटा, सेकंड पार्ट में सेंटर पे रखा था ऑब्जेक्ट, सेंटर पे रखते हैं, सेंटर पे बनता है सेम साइज। अरे बी का सेकंड पार्ट आंसर है। वाई पूछा है तो आपको पता है, सेंटर पे रखा है, सेंटर पे रखते हैं, सेंटर पे ही इमेज फॉर्म होती है, रियल एंड इन्वर्टेड होती है। थर्ड है, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड बाय डेंटिस्ट। डेंटिस्ट कौन सा मिरर यूज करते हैं? डेंटिस्ट कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। क्यों करते हैं? रीजन पूछा है, क्योंकि उन्हें हमारे टीथ की लार्ज इमेज देखनी होती है। आसान सा था और आई होप इसमें आप 4 में से 4 नंबर ले जाओगे। इसके अलावा सी पार्ट के और में भी एक दिया हुआ है, लुक एट द टेबल एंड आइडेंटिफाई द सिचुएशन विच रिसेंबल द सिचुएशन इन विच कॉनकेव मिरर आर यूज्ड एज शेविंग मिरर। कॉनकेव मिरर कब शेविंग मिरर की तरह हम यूज कर सकते हैं? तब सीधी इमेज बने। सीधी इमेज कहां बनेगी? देखो जरा, थर्ड पार्ट में बन रही है। आप सोच रहे थे ना थर्ड पार्ट क्यों दिया था जब सारे आंसर फर्स्ट और सेकंड से हैं? बेटा और वाले का आंसर तो थर्ड पार्ट है। देखो वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बन रही है, इसलिए हम इसको शेविंग मिरर की तरह यूज करते हैं, क्योंकि बड़ी इमेज बनती है और सीधी इमेज बनती है। क्वेश्चन नंबर 38 क्रोमोसोम से है। फारूक सर इसको डिस्कस करेंगे। देखो बेटे, एक पैराग्राफ दे रखा है, ठीक है, इसे हमें पढ़ लेना है और उसके बाद फिर हमारा क्वेश्चन जो है कहता है, इन ह्यूमंस हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन अ जाइगोट एंड इन ईच गैमेट। हर एक गैमेट में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं सर? कितने नंबर ऑफ 46 होते हैं सर, ये तो मुझे पता है। ठीक है, आगे आके फिर वो सेपरेट होंगे 23 पेयर में। हमारे अंदर कितने हैं? 23। अब पता है ना इतनी। चलिए आगे, अ फ्यू रेप्टाइल्स रिली एंटायरली ऑन एनवायरमेंटल क्यूज फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। भाई इनमें क्या होता है? एनवायरमेंट से क्या रिलेटेड होता है? सेक्स डिटर्मिनेशन के ऊपर कैसे ये इंपैक्ट पड़ता है? किस चीज का पड़ता है? क्या पड़ता है? तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि टेम्परेचर का इफेक्ट होता है। ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर के हिसाब से यहाँ पर क्या होता है? सेक्स डिटरमाइन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा यहाँ पर, ये हमारा रिप्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है सी पार्ट, द सेक्स ऑफ चाइल्ड इन मैटर ऑफ
change and none of the parents are considered to be responsible for it, justify it through flow chart only. इतना ये तो शिवम सर ऐसे बहुत आसानी से बढ़िया तरीके से बना देंगे, बहुत बार पढ़ाया सर ने। बहुत बताया था आपको, एक्स एक्स हमारा गर्ल के पास होता है, एक्स वाई हमारा बॉय के पास हो गया, इसको इससे क्रॉस कराया एक्स एक्स, फिर इसको इससे कराया एक्स वाई, इसको इससे कराया एक्स एक्स, इसको इससे कराया एक्स वाई। 50% चांस बॉय के, 50% चांस गर्ल के, 50-50 वाला केस है। 1:1 इसमें होता ठीक है, आसान सा है, 1:1 होता है, बना दिया बिल्कुल। डायग्राम को। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का और पार्ट सी का, कि वाई डू ऑल गैमेट्स फॉर्म्ड इन ह्यूमन फीमेल्स हैव एन एक्स क्रोमोसोम। भाई एक्स क्रोमोसोम क्यों होता है? इसलिए होता है कि गैमेट में फीमेल का एक क्रोमोसोम आता ही आता है। भाई यहां पर देखो एक्स 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 वाई एक्स 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 वाई, तो फीमेल का है तो आ रहे हैं एक्स, चारों में बेटा एक्स है ना? तो तो होमोमॉर्फिक कंडीशन है, होमोमॉर्फिक, बिल्कुल होमोमॉर्फिक का मतलब है एक्स एक्स क्रोमोसोम है होमो, वहां पर हेटेरोजाइगस कंडीशन है एक्स वाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 सर मेरे पास नहीं है, जरा फोन में देख लो। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 39 है, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी मेटल। ठीक है, ये दे रखा है, कह रहा है पूरा पैराग्राफ आपने पढ़ लिया। फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है ए पार्ट, नेम द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन used for the metal that gives Viagras reaction with air and water। भाई Viagras reaction कौन करते हैं? पोटेशियम और सोडियम। तो पोटेशियम और सोडियम को, ठीक है, अब इन्हें कैसे करा जाएगा? इनको कौन सा प्रोसेस होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू आप क्या करेंगे? इन्हें सेपरेट करेंगे। नेक्स्ट है बी पार्ट, कार्बन कैन नॉट बी यूज्ड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट टू ऑब्टेन एल्यूमिनियम फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। भाई इसलिए ऑक्साइड में से एल्यूमिनियम को नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है और कार्बन जो होता है लेस स्टेबल होता है, ऑक्सीजन के साथ एल्यूमिनियम ज़्यादा स्टेबल है, तो यहाँ पर हम रिप्लेस नहीं कर सकते। सी पार्ट कहता है डिस्क्राइब द ब्रीफली मेथड टू ऑब्टेन मरकरी फ्रॉम सिन्नाबार। ठीक है, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। भाई सिन्नाबार क्या होता है? सिन्नाबार होता है HGS, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, क्या बन जाएगा? HgO + SO2। फिर इसे दोबारा से हीट करेंगे, क्या बन जाएगा? Hg + O2। निकल गया ना भाई मरकरी, कहां से निकला? सिन्नाबार में से। बिल्कुल सर। ठीक है, और नेक्स्ट और पार्ट कहता है डिफरेंशिएट बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन गिविंग केमिकल इक्वेशन फॉर ईच। भाई रोस्टिंग और कैल्सिनेशन समझाना है। इसमें क्या करा जाता है? मेटल ऑक्साइड को अगर आप हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे रोस्टिंग। और जहां पर मेटल ऑक्साइड इसको करा जाएगा इन एब्सेंस ऑफ एयर या लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, तो इस केस को क्या बोलेंगे? कैल्सिनेशन। बिल्कुल सर, बिल्कुल। भाई यहाँ पर क्या ले लो? ZnS ले लो। यहाँ पर क्या ले लो? कैल्शियम कार्बोनेट ले लो। कैल्शियम कार्बोनेट कैसे टूटेगा? कैल्शियम ऑक्साइड में और CO2 में। यहाँ पर क्या है? ZnS, एयर की प्रेजेंस में जब रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा? ZnO + SO2। बहुत एक अच्छा आंसर भी है इसका। रोस्टिंग में क्या निकलता है? SO2। कैल्सिनेशन का C और कार्बन डाइऑक्साइड का C, ऐसे याद करवाया था, तो यहाँ पर क्या निकलेगा? CO2। ठीक है, एक में प्रेजेंस ऑफ एयर, एक में एब्सेंस ऑफ एयर या लिमिटेड सप्लाई। एक में क्या निकलेगा? CO2 निकलेगा, और एक में क्या निकलेगा? सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा। ठीक है, चलिए आगे अब सर को देता हूं मैं। यहाँ पर हमारा ये पूरा खत्म होता है। पूरा पेपर बेटा हमने सॉल्व कर लिया। पेपर बहुत अच्छा था, इस पेपर को हार्ड नहीं कह सकते, बहुत अच्छा एवरेज पेपर था। आई होप अच्छा स्कोर किया था। काफी कुछ हद तक 99% कह सकते हैं सारा पढ़ाया हुआ ही आया था। अगर आप अच्छे से रिवाइज करके गए हो तो अच्छा स्कोर कर सकते हो, अच्छा स्कोर किया भी होगा आई होप आपने। ठीक है, फारूक सर कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, बस मैं यही कहूंगा बेटा, थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक हमारी वीडियो देखी और आपने टाइम दिया पूरा। ठीक है, और ऑल द बेस्ट, और कि आपके अच्छे मार्क्स आए। जब आपको इतने अच्छे टीचर पढ़ा रहे हैं, इतना अच्छा आपको प्लेटफॉर्म मिल रहा है पढ़ने के लिए, तो ऑल द बेस्ट। ठीक है, बाकी बेस्ट ऑफ लक। देखते हैं, अब सर को मैं माइक देना चाहूंगा। ठीक है बेटा, अब सब पूरी वीडियो हमारी अब तैयार हो चुकी है, सारे आंसर हमने करा दिए हैं। आप अपना स्कोर अच्छे से चेक करो और आगे आने वाले पेपर की प्रैक्टिस करो, तैयारी करो। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू बेटा, पढ़ते रहिए।